इग्नू के MPS 002 के यूनिट 3 में मार्क्सिस्ट एंड अदर रेडिकल अप्रोचेज में आज हम थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म को पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में है लेकिन हम हिंदी में भी इसको समझते जाएंगे। तो थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म को समझने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसमें क्या सवाल आते हैं। तो अगर हम सवाल की तरफ देखेंगे तो प्रमुख सवाल जो है वो ये है कि हाउ इज कॉलोनियलिज्म डिफरेंट फ्रॉम इंपीरियलिज्म, ऑल्सो हाईलाइट द मार्क्सिस्ट व्यू ऑन कॉलोनियलिज्म। तो इसी प्रश्न पर हमारा आज का ये वीडियो रहेगा कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म से कैसे अलग है और मार्क्सिस्ट व्यू इस पर क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो हमने पिछले वीडियो में किया था। थ्योरी ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या है? तो सबसे पहले जैसे हम ब्लॉक में देखते हैं तो ये बतलाते हैं इस टर्म के बारे में कि ये ग्रीक टर्म है, फिर ये क्या मीनिंग रखता है। तो इसका जो मीनिंग है वो उस वर्ड के हिसाब से है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ अ न्यू टेरिटरी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब किसी एक देश का दूसरे किसी क्षेत्र में जाकर वहां जाकर सेटल हो जाना, ग्रुप ऑफ पीपल का जो मूव कर जाना और वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेना, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखना। तो ये मुख्य रूप से कॉलोनी का मतलब है। तो कॉलोनाइजेशन जो है प्रोसेस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ अ न्यू टेरिटरी, मतलब कॉलोनाइजेशन जब होता है इसका मतलब है कि एक देश का प्रभुत्व दूसरे किसी क्षेत्र पर हुआ, वहां पर वहां के लोग गए, वहां पर उस टेरिटरी में उन्होंने वहां सेटल किया, वहां का पॉलिटिकल कंट्रोल और रूल जो है वो उसी कंट्री के पास आ गया जहां से लोग गए, मतलब वो फॉरेन रूल में है। तो ये हो गया कॉलोनाइजेशन। मॉडर्न जो वर्ल्ड में कॉलोनाइजेशन जो हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये जो वर्ड वाली मीनिंग है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग जाकर सेटल कर गए और वो कॉलोनी बन गई। यहाँ पर एक और फॉर्म भी आता है। एक तो हुआ सेटलर्स कॉलोनी, जहां पर परमानेंटली सेटल हो गए फॉरेन टेरिटरी पे और वो कॉलोनी बन गई। और एक होता है जैसे कि हमने भारत वाली व्यवस्था में देखा, जहां पर यूरोपियन कॉलोनीज इन एशिया, यानी कि भारत में जैसे ब्रिटिशर्स आए, भारत को उन्होंने कॉलोनी बनाया, वहां के लोग आए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग आए, पुलिस में वहां के लोग थे, मिलिट्री में वहां के लोग थे, कल कारखाने फैक्ट्रियों में जो टॉप पोजीशंस था वो वहां के लोग थे, लेकिन वो रिटायर होते थे फिर अपने होम कंट्री में चले जाते थे, मतलब परमानेंटली सेटल नहीं थे। और अमेरिका जैसे देश वो भी जो कॉलोनी बने शुरू में, जहां पर परमानेंटली वो सेटल हो गए, उस तरह से फ्रेंच अल्जीरिया में, पुर्तगीज अंगोला में, ब्रिटिश केन्या एंड रोडेशिया यानी न्यू जिम्बाब्वे में, इस तरह वहां पर वो सेटल भी हुए। और वहां पर ये भी था कि कुछ लोग वहां से फिर चले जाते थे। जैसे भारत में तो वो परमानेंट सेटलमेंट वाला नहीं था हिसाब किताब। तो इस तरह से कॉलोनियलिज्म को हम दो रूपों में देखते हैं। अब हमें यहाँ पर इन दोनों में जो फर्क समझना है, तो हम देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म आर रिलेटेड कंसेप्ट, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट दे हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है। दोनों में फर्क समझना है तो हमें पहले कॉलोनियलिज्म को समझना होगा। तो कॉलोनियलिज्म प्राइमरली इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। पहले तो कॉलोनी बनाओ, कहाँ बनाओ? फॉरेन टेरिटरी में, अपने ही देश के भीतर नहीं, कहीं दूसरी जगह। मेरा देश ये है, इसके अलग कहीं जाकर एक कॉलोनी बनाओ, वहां पर लोग जाएंगे, रहेंगे, सेटल होंगे और वहां पर शासन हमारा ही चलेगा। लेकिन वहां जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सबजुगेटेड होंगे, यानी वो अपने अधिकार में होंगे, या तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे हम भारत के जो लोग हैं, वो ब्रिटिश की जो कॉलोनी था भारत, तो यहाँ के लोग सबजुगेटेड थे, ब्रिटेन के कॉलोनी थे तो उनके अधिकार में थे। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, द मेन फोकस ऑफ कॉलोनियलिज्म इज ऑन डायरेक्ट कंट्रोल। किसके कंट्रोल में? जो देश है जिसने कॉलोनी बनाई है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है। और क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा, ये करेक्टरिस्टिक है। एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए कॉलोनी बनाई गई है। किसका एक्सप्लॉइटेशन? लैंड का, रिसोर्सेस का। अंग्रेजों ने भारत के लैंड और रिसोर्सेस को काफी एक्सप्लॉइट किया। दिस कैन इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? उस देश में जाएगा। जो कंट्री कॉलोनी बनाएगा वहां के रॉ मटेरियल को अपने देश में ले आएगा, जैसे ब्रिटेन ले जाता था यहाँ के रॉ मटेरियल को अपने देश में। फोर्स्ड लेबर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो भैया ये सब करने के लिए जो लेबर फोर्स है उनको तो जबरदस्ती काम लेगा, ज्यादा काम लेगा, सताएगा, परेशान करेगा। तो कॉलोनियल पावर्स ऑफन इम्पोज देयर कल्चर। अब जो कॉलोनी बनाता है, ब्रिटेन ने भारत को अपना कॉलोनी बनाया तो इम्पोज किया, अपना कल्चर इम्पोज किया, अपना पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम,
अपने ही तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाली व्यवस्था से भारत को चलाया, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ सारा व्यवस्था 1935 का जो सिस्टम था उसी पर हम देखते हैं कि हमारा संविधान भी निर्मित हुआ है। तो जैसी व्यवस्था में वो चलते थे, यहाँ पर आकर भी यहाँ के सिस्टम को तोड़कर वहां पर अपने ही देश के सिस्टम या अपने देश में विकसित हुए लीगल या पॉलिटिकल सिस्टम को यहाँ उन्होंने लागू किया और अपने कल्चर को भी यहाँ पर फैलाया। और ब्रिटेन वाले केस में हम देखते हैं किस तरह से ईसाई मिशनरीज ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और कन्वर्जन का भी काम किया। हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने किस तरह से अंग्रेजी भाषा को, यहाँ के शिक्षा पद्धति को, यहाँ की जो गुरुकुलवारी परंपरा थी उसको नष्ट करके उसको फैलाया और भारत को कैसे और गुलामी की मानसिकता में जकड़ा जा सके, इसके लिए उस लैंग्वेज सिस्टम को, कल्चरल सिस्टम को, चाहे खाने पीने पहनने बैठने नॉर्म्स, इन सब को भी एसिमुलेट करने के लिए ये काम कॉलोनियलिज्म में किया जाता है। कॉलोनियलिज्म इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली मॉडर्न पीरियड का मतलब जब यूरोप जैसे देशों में टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा, भाप से इंजन बन गए, भाप से फैक्ट्री चलने लगी, तो फैक्ट्री चलने लगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए था, मार्केट भी चाहिए था। तो उस समय ये व्यवस्थाएं वहां पर कॉलोनियलिज्म वाली व्यवस्थाएं वहां से शुरू होती हैं और चलता है एक्सटेंड इनटू द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में 1901 से लेकर 1999 तक, इस समय तक ये एक्सटेंड करता है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड इंडिया, स्पेनिश कॉलोनाइजेशन इन अमेरिका एंड फ्रेंच कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, ये एग्जाम्पल है। अब इंपीरियलिज्म क्या है? तो इंपीरियलिज्म को तो हमने समझा है। तो इंपीरियलिज्म थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो इंपीरियलिज्म एक तरह से एक आइडिया है, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है, और कॉलोनियलिज्म उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि यहाँ कॉलोनी बना के सेटल करके वहाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इंपीरियलिज्म इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट का मतलब ये आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट, उसी का सब कॉन्सेप्ट कॉलोनियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म है। encompasses various forms of expansionism and dominance। मतलब किसी भी तरह से किसी देश का एक्सपेंशन होना, वहां की पावर, वहां का प्रभुत्व दूसरे दूर की टेरिटरी तक फैलना, डोमिनेंस फैलना, यही है इंपीरियलिज्म। इट इज नॉट लिमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज। कोई जरूरी नहीं कि कॉलोनी बनाना पड़े इसके लिए, लोगों को भेजना पड़े, सेटल करना पड़े। इनडायरेक्ट कंट्रोल भी होता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से हो या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से हो। तो वाइल कॉलोनियलिज्म इन्वॉल्व डायरेक्ट टेरिटोरियल कंट्रोल, कॉलोनियलिज्म में डायरेक्ट टेरिटोरियल कंट्रोल है, लोग गए हैं, सेटल हुए हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या तो वहां पर परमानेंटली रह रहे हैं या फिर अंग्रेजों की तरह जैसे भारत में आए, नौकरी किए, वापस अपने देश को चले गए, नए नए लोग आते रहे। या इंपेरियलिज्म कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वे, यानी बहुत अलग तरीके से भी इंपेरियलिज्म चल सकता है। इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म माने इकोनॉमिकली उसको अपने अधिकार में रखना। डोमिनेंट इकोनॉमी क्या करती है? कम अनडेवलप्ड कंट्रीज वगैरह को अपने कंट्रोल में रखती है। इकोनॉमिक कंट्रोल रहेगा तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी रहेगा। कल्चरल इंपीरियलिज्म, एक का कल्चर दूसरे में फैल जाना और उसी कल्चरल से उसको पूरा एकदम नियंत्रित करना, मॉडर्न फॉर्म। इंपीरियलिज्म कैन बी प्रैक्टिस थ्रू इनफॉर्मल मैकेनिज्म लाइक इकोनॉमिक डोमिनेंस। मतलब आजकल ट्रेड या डिप्लोमेसी के द्वारा एक संगठित देश, एक ताकतवर देश कम ताकतवर देशों की अपनी ऊपर निर्भरता बढ़ा लेता है, उसको अपने कंट्रोल में रखता है, उसके अधिकार क्षेत्र में रखता है, जो चाहता है उसी तरह से उसको करने के लिए मजबूर करता है। ये भी इंपीरियलिज्म की प्रॉपर्टी है। Imperialism can continue to influence global politics and economics long after formal colonial empire have dissolved। इंपीरियलिज्म तो आज भी चल रहा है। पहले वाले कॉलोनियल एम्पायर तो खत्म हो गए, यूरोप का जो पूरी कॉलोनी थी पूरे विश्व में, अलग अलग जगह पे यूरोप के देशों की, वो सब तो खत्म हो गई, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म जो हम देखते हैं, जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वो चल रहा है। नाम बदल गया है, नियो कॉलोनिज्म, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह से वो हो गया है। इसी डिफरेंस को हम और अलग तरीके से फिर यहाँ देखते हैं। इंपीरियलिज्म के बारे में बतलाया गया है, इन दोनों के डिफरेंसेस को यहाँ कंपेयर किया गया है। Imperialism is when one country is involved in creating an empire and expanding the borders in order to project its power। वही बात है कि अपने एम्पायर को बढ़ाना, अपने पावर को बढ़ाना, आगे बढ़ना, कई जगह पर अपने प्रभुत्व को बढ़ाना। और कॉलोनियलिज्म इज फिजिकली एक्सर्ट इट्स डोमिनेशन। तो फिजिकली मतलब वहां जाना, वार के द्वारा या डिप्लोमेसी के द्वारा वहां पे सेटल होना। पीपल मूव करेंगे कॉलोनियलिज्म में, इंपीरियलिज्म में कोई जरूरी नहीं है कि पीपल मूव करेंगे। उस रीजन में डायरेक्ट भी गवर्नेंस हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये फर्क है, इसी के बारे में यहाँ बात की गई है। कॉलोनियलिज्म इज द मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस का मतलब जैसे बताया गया कि इंडस्ट्रियल जाने के बाद ये शुरू होता है। लेकिन इंपीरियलिज्म इज ओल्डर। ओल्डर का मतलब रोमन एम्पायर या बड़े बड़े एम्पायर जो पहले जमाने में होते थे, वो भी अपना कंट्रोल बढ़ाते थे, अपना क्षेत्र बढ़ाते थे, अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाते थे, दूर दूर तक अपने प्रभाव क्षेत्र में टेरिटरी को लेते थे। तो ये हिस्टोरिकल है, ये लैटिन से आया है। इसके बारे में, ये किस भाषा से कैसे आया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो
उसके बाद जो इसी को हिंदी में है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, दो शब्द है जिनका उपयोग, साम्राज्यवाद हो गया इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद हो गया कॉलोनियलिज्म। एक दूसरे के स्थान पे किया जाता है लेकिन उनके अलग अलग अर्थ और निहितार्थ होते हैं। उपनिवेशवाद किसी दूसरे देश पर आंशिक या पूर्ण नियंत्रण और आर्थिक शोषण की प्रथा है, जबकि साम्राज्यवाद वो विचारधारा है जो उपनिवेशवाद और अन्य प्रकार के प्रभुत्व को संचालित करती है। मेन आइडियोलॉजिकल है साम्राज्यवाद, और उपनिवेशवाद जो है एक तरह से साम्राज्यवाद की विचारधारा का प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो साम्राज्यवाद क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं है, हिंदी में उसी बातों को कहा गया है जो अंग्रेजी में बताया गया है। और मार्क्स, हाँ, मार्क्स का अप्रोच जो है इन दोनों से रिलेटेड जो सवाल में था उसी सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्क्स कैसे सोचता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, इसकी बात है। तो मार्क्स के दृष्टिकोण के अनुसार उपनिवेशवाद पूंजीवाद का एक रूप है। मार्क्स हर चीज को पूंजीवादी व्यवस्था के तौर पर देखता है। मार्क्स वर्ग व्यवस्था के तौर पर देखता है, ये मार्क्स की विशेषता है। मार्क्स देखेगा एक पूंजीवादी वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है, एक सब कुछ खो चुका है, एक के पास पूंजी है, वो पूंजी का निवेश करता है, अपनी पूंजी को बढ़ाता है। एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। तो ये देखता है कि उपनिवेशवाद भी पूंजीवाद का एक रूप है जो शोषण और सामाजिक परिवर्तन को लागू करता है। यहाँ शोषण होगा, शोषण होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा क्योंकि समाज में वर्ग होंगे। तो मार्क्स यही कहता है कि उपनिवेशवाद असमान विकास से गहरा संबंध है। कॉलोनियलिज्म ने असमान विकास का मतलब किसी देश का विकास काफी ज्यादा हुआ, किसी देश का कम हुआ, एक देश ने शोषण किया और जल्दी जल्दी विकसित हो गया। जैसे एक पूंजीपति जब विकसित हो जाता है दूसरे का शोषण होता है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हो जाती हैं और कुछ अनडेवलप्ड रह जाती हैं, डेवलपिंग रह जाती है। ये कॉलोनियलिज्म के चलते है। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह विनाशकारी था और निर्भरता विकृत अर्थव्यवस्था और नौ उपनिवेशवाद उत्पन्न करता था। विकृत अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर एक को ही लाभ हो रहा है और दूसरा अपना रिसोर्सेस खो रहा है। उपनिवेशवाद पूंजी संचय के लिए अंतर पूंजीवादी प्रतिद्वंदिता से प्रेरित था। अंतर पूंजीवादी प्रतिद्वंदिता का मतलब, जैसे लेनिन के हम सिद्धांत पर जाएंगे, मार्क्सवादी सिद्धांत पे, तो उन्होंने ये बताया कि यूरोप के अलग अलग देशों में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी कि कौन अपनी उपनिवेश बना सकता है, कौन कितना रिसोर्सेस को दूसरे जगह से लाकर यूटिलाइज कर सकता है, कौन कितनी फैक्ट्रियां लगाएगा, कौन कितना लाभ कमाएगा। तो यूरोप के अलग अलग, भारत में भी हम देखेंगे कि पौंडीचेरी में फ्रांस का उपनिवेश बनता है, गोवा में पुर्तगीज का उपनिवेश बनता है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश, फ्रेंच उपनिवेश, इनमें आपस में लड़ाइयां भी होती हैं। तो ये उनकी भी जो प्रतिद्वंदिता थी ये पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर, इसी बात को वहां पर बताया गया है। मार्क्सिस्ट व्यू ऑन कॉलोनियलिज्म में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कॉलोनियलिज्म है वो कैपिटलिस्ट नीड फॉर रॉ मटेरियल के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के लिए, यही है मार्क्सिस्ट अप्रोच। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी है मार्क्सिज्म, जो कि अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे सिद्धांतों पे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है चीप लेबर के लिए, न्यू मार्केट के लिए, इनको रिसोर्सेस लेना है न्यू कॉलोनाइजर को, अपने इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। मार्क्सिस्ट देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्लास स्ट्रगल क्रिएट करेगा। क्लास स्ट्रगल क्रिएट करेगा इसका मतलब है कि किसी भी देश में, आखिर मार्क्स को हम पढ़ेंगे तो वो बतलाते हैं अपने मार्क्सिस्ट अप्रोच में कॉलोनियलिज्म के कि जहां कॉलोनी बना रहे हैं वहां पर कैपिटलिज्म है नहीं, वहां कैपिटलिज्म की व्यवस्था है नहीं, कैपिटलिज्म लेस सोसाइटी है। लेकिन जो कॉलोनी जो बनाते हैं, जो उपनिवेशवादी देश है, जब वो कॉलोनी बनाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है, कल कारखाने खुलने लगते हैं, वहां पर शोषण शुरू हो जाता है, वहां पूंजीवादी वर्ग पैदा हो जाता है, क्लास स्ट्रगल होने लगता है, क्लास स्ट्रगल बढ़ जाता है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है, वर्किंग क्लासेस बढ़ जाते हैं, वर्किंग क्लासेस का शोषण होने लगता है। कल्चरल हेगेमनी, मार्क्सिस्ट ग्रामस्की कहते हैं कि हेगेमनी का मतलब होता है कि जो इंपीरियलिस्ट पावर जो है वो जब कॉलोनी बनाते हैं तो अपने कल्चर को, अपने वैल्यू सिस्टम को इस तरह से पेश करते हैं कि जिसका वो शोषण कर रहे हैं उनको लगता है कि वाह, ये वैल्यू सिस्टम, ये कल्चर, उनको पता ही नहीं चलता, उनको एहसास ही नहीं होता कि उनका किस तरह से शोषण हो रहा है। जैसे अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था या अपने कल्चर की व्यवस्था, अपने वैल्यू सिस्टम की व्यवस्था, अपने पहनने का ढंग, खाने का ढंग, अपने हर तरह के विचारों को यहाँ पर जो लाद दिया तो लोगों को लेने लगा। अपने जो वैल्यू सिस्टम का मतलब अपने राइट और जस्टिस का सिस्टम, अपना लीगल सिस्टम, लोगों को लगा कि सबसे बेहतर न्याय अंग्रेजी व्यवस्था में ही हो सकता है, और इसके पीछे उनका शोषण चलता रहा। ये हेगेमनी होती है जो शोषण को बढ़ावा देती है, और इस तरह से नेशनल लिबरेशन मूवमेंट भी शुरू होता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी ने इंस्पायर किया
मार्क्सिस्ट अप्रोच जब कॉलोनिज्म का आया तो इसने इंस्पायर किया, लोगों को पता चला कि उनका शोषण हो रहा है, लोगों को एहसास हुआ कि वो शोषित हो रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में किसी को लाभ हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो इसने नेशनल लिबरेशन मूवमेंट को काफी बल दिया। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस पर काफी हम देखते हैं कि प्रभाव पड़ा है। नियो कॉलोनियलिज्म जो है वो भी इसके बारे में भी बतलाते हैं कि कैसे न्यू कॉलोनिज्म कॉलोनिज्म के बाद, कॉलोनिज्म के खत्म होने के बाद भी फैलता रहा विश्व में, और इसने कैसे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया है। यहाँ पर भी वही बात है कि मार्क्स ने ये जो डिटेल्ड कमेंट्री थी वो 1853 में दिया था, जो भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल जो इम्पैक्ट था उसको लेकर दिया था, और वो बतलाया था कि कैसे कॉलोनियल स्टेट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दिस नॉन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ पॉलिटिकल लेवल को अपने रिप्रोडक्शन के लिए। आगे इसी मार्क्सिस्ट अप्रोच में बतलाते हैं कि एक लग्जमबर्ग हैं, महिला राइटर हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल थॉट की हैं, वो बतलाती हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इकोनॉमी और इंटरनल सेपरेशन ऑफ ट्रेड फ्रॉम एग्रीकल्चर और फोर्सिबल पोसेशन ऑफ देयर फर्टाइल लैंड, रॉ मटेरियल एंड लेबर पावर, ये सब कैसे देश को, जहां कैपिटलिज्म नहीं है वहां भी कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस करता है, तो कॉलोनिज्म कैसे कैपिटलिज्म की गिरफ्त में अपने कॉलोनी को भी ले लेता है, वहां के लोगों को भी ले लेता है, वहां वर्ग विभेद को बढ़ाता है। इसी बात को लेनिन ने भी कहा है कि ये राइवलरी होती है नेशन के बीच, जो अपनी एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ाने के लिए अपनी कॉलोनी को बढ़ाते हैं वहां पर। इस तरह से हम देखते हैं कि ये खत्म हो गया, और अगले वीडियो में हम आगे की थ्योरीज को समझेंगे।